जय भी नवबुद्धाय। मैं शालिनी आनंद, आप देख रहे हैं सम्यक टीवी 24। आज हमारे साथ उपस्थित हैं पाली भाषा एवं बौद्ध संस्कृति विकास समिति के अध्यक्ष और उनकी टीम। तो जिस तरह से जानते हैं कि अयोध्या साकेत नगरी में जिस तरह से समतलीकरण के दौरान जो बौद्ध अवशेष मिले थे और उन बौद्ध अवशेष जब से मिले तब से जितने बौद्ध अनुयायी हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक लोग क्योंकि जिस तरह से अयोध्या का ये मैटर चल रहा है शुरू से आखिर तक, जब से खुदाई हुई है और ये अयोध्या राम मंदिर और मस्जिद इन सब में इसके बीच चल रहा था। लेकिन जब से बौद्ध अवशेष मिले हैं, सारे बौद्ध अनुयायी अपनी अपनी तरीके से अपने अपने समिति के माध्यम से जिस तरह से हो, चाहे संगठन में हो, चाहे जिस तरह से वो पिटीशन डाल रहे हैं और अपना हक जो है वो मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे बौद्ध अवशेष मिले तो वहाँ पे बौद्ध संस्कृति के अवशेष अगर मिले वहाँ पे बौद्ध अवशेष, तो वहाँ पे बौद्ध मंदिर बनना चाहिए। इसी को लेकर सभी लोग जगह जगह पर पिटीशन डाल रहे हैं और सर ने भी पिटीशन डाली हुई है अपनी समिति के माध्यम से कि वहाँ पे अगर बौद्ध अवशेष मिले हैं तो वहाँ पे एक बौद्ध मंदिर बनना चाहिए। तो मैं इसी मुद्दे पर आज बात करूंगी सर से। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, पहले ये बताएं कि जो अयोध्या साकेत नगरी में जब समतलीकरण के दौरान जो बौद्ध अवशेष मिले हैं तो उस पर आप पहले कहेंगे क्या? देखिए, हम लोगों ने 5 साल से ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो अयोध्या का जो मसला राम जन्मभूमि वर्सेस मुस्लिम भाइयों के बीच चल रहा है, बाबरी मस्जिद के नाम से चल रहा है। लेकिन मैंने कई बार ये प्रयास किया हमारे भाइयों ने कि एक्चुअली वो बुद्धिस्ट स्थान है और साकेत महाविद्यालय वहाँ आज भी मौजूद है। तो वो साकेत नगरी है और अयोध्या का मतलब पुरानी भाषा में जहाँ युद्ध ना होता हो, अयोध्या ऐसे करके नाम था, बाद में आज अयोध्या कहने लगे। तो जहाँ भगवान बुद्ध ने 2 वर्षावास वहाँ किए थे और वहाँ पर इसकी कथा या जो कहानी है वो इस प्रकार से है कि सुत्त निपात में परायण बग्घ है, उसमें एक बाबरी सुत्त बग्घ है, भाग है, उसमें बाबरी के 16 शिष्य थे। हुआ ये था वाकया कि बाबरी नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके और उनके शिष्यों को किसी एक ने शाप दे दिया था कि तुम्हारा मतलब नरक में तुम चले जाओ हैं। इस बात को भयभीत हो करके वो भगवान बुद्ध, उनको पता चला कि साकेत में भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं, तो उनसे पूछा जाए कि मेरा शाप का कोई दोष खत्म हो सकता कि नहीं हो सकता। उन्होंने आया, उन्होंने बताया और एक एक करके प्रश्न किया। 16 उनके थे और मांडव परिवार होता था। तो उस हिसाब से उन्होंने उत्तर दिया कि श्राप का इसका कोई असर नहीं होता है जब तक मनुष्य गलत कार्य नहीं करेगा, गलत आचरण नहीं करेगा, तब तक इन शापों का कोई दोष नहीं होता है। इसके बाद वो उनके शिष्य बन गए। शिष्य बनने के बाद चूँकि वो वहीं के रहने वाले थे तो वो उन्हीं के नाम से वो बाबरी जो बुद्ध विहार है वो प्रचलित हुआ। बाद में सम्राट अशोक ने अपने समय में भगवान बुद्ध के यादगार में और जो बाबरी जो बुद्ध विहार था उसकी यादगार में बाबरी नाम से बुद्ध विहार ही बना दिया। तो इस प्रकार से वो एक नहीं है, वहाँ 10 हैं। जितने आसपास हैं 70 एकड़ की ज़मीन है, 70 एकड़ ज़मीन है, उसमें 2.77 नहीं है, वो 70 एकड़ ज़मीन है और 10 स्तूप अलग अलग जगह बने हुए हैं। ये बात होती है कि इतिहास के हिसाब से, समय के हिसाब से मॉडल बदलता रहता है। कभी इस तरह का बना देते हैं, कभी दूसरे प्रकार का बना देते, वो इस तरह का फैक्ट्स। अब हुआ ये कि जब मेरी पिटीशन नहीं सुनी गई हम लोगों की, अभी जब उनको ज़मीन दे दी गई और इस हिसाब से दे दी गई कि उस पर कोई तर्क बहस नहीं सुना गया, केवल 5 जजों ने आपस में एक पंचनामा भर करके कि ये इनको दी जानी है, इसलिए वो लिखा पढ़ी एक तरह से आदेश जारी कर दिया। जबकि नियम यह होता है कि कोर्ट की जो बेंच बैठती है सब अपना अपना निर्णय लिखते हैं, लिखने के बाद उनको कंपाइल किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, फिर बहुमत से पास किया जाता है। वो ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब जानबूझ करके उनको हिंदू ट्रस्ट या राम जन्मभूमि ट्रस्ट को देना था और उसके बदले में समझौता की कुछ और ना हो, सहानुभूति के तौर पर 5 एकड़ ज़मीन मुस्लिम भाइयों को अलग दे दी गई।
ये 9 नवंबर 19 का फैसला है। लेकिन प्रश्न ये है कि बौद्धों की जो 6 पिटीशन थी, उसको जो दमदार पिटीशन थी वो 5 को उन्होंने कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और एक की जो एक्सेप्ट की उसमें आज तक कोई डिसीजन नहीं दिया, मतलब पेंडिंग रखा। ये तो सरासर अन्याय है। हुआ ये कि समतलीकरण जब हो रहा था उसके दौरान में जो खुदाई हुई, जो इधर से उधर मलबा हटाया गया, तो उसमें बुद्ध और भगवान बुद्ध और अशोक कालीन बहुत सारे शिलालेख मिले। तो उस मिलने से ये ज्ञात हुआ कि वास्तव में ये बुद्धिस्ट स्थान है, और वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो उन मूर्तियों को उठा उठा के अपने घर रख लिए। तब पता चला, उन्होंने व्हाट्सएप भेजा, मैसेज भेजा और ट्वीट किया कि इस तरह की यहाँ स्थिति है। कुछ अधिकारी कर्मचारी भी उसमें जो शामिल हैं उन्होंने भी ट्वीट किया कि वास्तव में ये बौद्ध स्थान है, आप लोग इसमें कुछ करिए। जब हम लोग 23 तारीख को अयोध्या गए, लेकिन वहाँ शासन प्रशासन ने देखने की अनुमति नहीं दी। और बड़ी मुश्किल की बात तो ये है कि जब लॉकडाउन चल रहा है और वहाँ काम 200-400 लोग काम कर रहे हैं, एक तो ये उल्लंघन है। दूसरा ये चीज़ है कि जब उनके पक्ष में निर्णय दे दिया गया है, तो ऐसी आपदा जब देश में चल रही है, हजारों करोड़ों मजदूर मर रहे हैं भूखों से, तो ऐसी स्थिति में उनको राम मंदिर बनाने का उस समय क्या ज़रूरत थी, जब उनके पक्ष में वो कभी भी बना सकते थे। लेकिन उनके मन में ये खोट है कि अगर ऐसा मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे लोग आना जाना बंद है, तो ऐसे में हम अपने मन मुताबिक काम सभी कर सकते हैं। लेकिन वो आज ये जो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसमें 56,000 पत्र राष्ट्रपति के पास पहुँचे। उन 56,000 का एक्शन ये हुआ कि वास्तव में ये अन्याय हो रहा है, तो फिलहाल इस काम को रोक दिया जाए, ऐसी खबर है। हमने परसों उनके जो सेक्रेटरी चंपत राय का बयान टीवी पे देखा था। अब उन्होंने जो शिला दिखाई हैं उसमें यक्ष और यक्षिणी की बाकायदा स्टैचूज़ हैं, मूर्तियां हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो मार के नाम से आपको बहुत सारी प्रतिमाएं मिलती हैं, बहुत सारे उसका एक प्रतीकात्मक रूप मिलता है कि मार क्या है। उसी प्रकार से जो चक्र दिखाया गया उसमें 29 फलक है, तो उस हिसाब का दिखाया गया। अब एक कोई वो थोड़ा सा पिलर दिखा रहे थे कि ये भाई शंकर जी का शिवलिंग है। अब प्रश्न ये है कि राम लला के या भगवान राम से शिवलिंग का क्या लेना देना है। एक्चुअली बात तो ये है कि राम नाम का वहाँ कोई भी अवशेष नहीं है, और जो वो शिवलिंग बता रहे हैं वो अष्टफलक स्तूप का एक चिन्ह होता है हमारे यहाँ बौद्धों में, कि जिसको कि अष्टांगिक मार्ग चिन्ह मानते हैं। तो 8 फलक होते हैं, जबकि शिवलिंग गोल होता है, गोल होता है। तो इसलिए उनकी लीपा पोती है, क्योंकि शासन प्रशासन और शासन सत्ता और कोर्ट की स्थिति है, सब वो मिले जुले हैं, तो इसलिए उनकी ये नीति है, वो वैसा कर रहे हैं। अब हम लोगों का ये है, जो हम लोगों ने अभी तक इतना प्रोटेस्ट किया, लोगों के बीच में बात रख रहे हैं, आपने भी इसको महसूस किया और आज यहाँ पर आए हैं कि भाई इस चीज़ को समझा जाए। अभी हम लोग 26 तारीख से बड़े पैमाने पर हड़ताल पर, मतलब भूख हड़ताल पर बैठेंगे या धरने पर बैठेंगे। अब धरने पर बैठने की हमारी स्थिति ये हो सकती है, अगर आप पूछेंगी कि भाई जब लॉकडाउन है तो आप धरना कैसे देंगे, तो उसके धरने के 2 तरीके होंगे, हमारे 2-3 तरीके होंगे। कि अगर वो परमिट हमको नहीं करते उस तारीख तक, मैं नोटिस जारी करूँगा। इसके बाद हम लोग जहाँ हमारे बुद्ध विहार हैं, जहाँ हमारे रविदास मठ हैं, जहाँ हमारे स्टैचूज़ हैं, वहाँ हम लोग 5-5, 6-6 लोग प्रतीकात्मक बैठेंगे और फोटो लेकर के काली पट्टी बांध करके हम देश को दिखाएंगे कि जो फैसला हुआ है उससे लोकतांत्रिक या जो न्याय के जो मूल हैं तत्व उसके खिलाफ हुआ है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। काली पट्टी बांधने का क्या मतलब है? काली पट्टी का हम विरोध प्रदर्शित करना। काली पट्टी का मतलब होता है विरोध प्रदर्शित करना, जैसे काले झंडे दिखाना, विरोध जताना है। इसका आशय ये है। तो हम लोगों ने ये विचार किया है कि चूँकि 5-6 लोग से ज़्यादा बैठ नहीं सकते, तो हम लोग कुछ लोग यहाँ बैठेंगे, कुछ लोग चौराहे पर बैठेंगे, जो बाबा साहब का स्टैचू है सिंगार नगर चौराहे पर, कुछ लोग अन्य जगह बैठेंगे। ऐसा हम लोग 5-5 लोग बैठेंगे, ऐसा मेरा विचार है। वो फोटो खींच करके 2 घंटे 3 घंटे हम लोग बैठेंगे और इसके बाद प्रतीकात्मक तौर पर सरकार को भेजेंगे कि हम आपके न्याय नहीं, इसके पहले भी जो ज्ञापन दिया है उसका भी एक्शन प्लान उनको दोबारा ज्ञापन देंगे कि हम आपका पुनः विरोध करते हैं। और वो हमारा विषय ये है
कि जो वहाँ स्थान उत्खनन हुआ है, जो वहाँ टूटा फूटा स्थान पड़ा है और बौद्ध अवशेष वहाँ मिल रहे हैं, तो हमारा जो भारतीय पुरातत्व विभाग या आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको हस्तगत किया जाए और संरक्षित किया जाए। और ज्वाइंट जो कमेटी बने उसमें आर्कोलॉजिकल विभाग के, प्रशासन के लोग, हिंदू लोग, बौद्ध लोग, मुस्लिम लोग, इन सबको मिला करके एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन हो। तो इंस्पेक्शन के बाद असली पता चले कि स्थिति क्या है, तब हम ऐसा सोचेंगे कि सरकार हमारे साथ न्याय कर रही है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो लगातार हम विरोध जारी करेंगे और अंततः हमारे साथ विकल्प यह होगा कि इस सत्ता को उठा के फेंकूं। अभी तक कितने लोग आपके साथ शामिल हैं इस मुहिम में? इस मुहिम में मैंने कहा कि 56,000 लोगों ने, इंटरनेशनल से भी है लोग? इंटरनेशनल विदेश लोगों ने भी भेजा ठीक है। और हमारे लोगों ने भी भेजा। 56,000 ज्ञापन अभी तक पहुँचे हैं। ठीक है। तो 56,000 में हम मान लेते हैं एक समिति के पास अगर 20 आदमी हैं तो 56 गुणे 20 कर दीजिए, तो इसका मतलब हुआ लगभग 10 लाख लोगों ने अपनी बात कही है। और बाकी और भी लोग कह रहे हैं, कुछ अपना व्हाट्सएप के सोशल मीडिया पे कुछ लोग अपना नंबर भी अलॉटमेंट करा रखा है कि इस नंबर पे आप मिस कॉल करें, हम आपके समर्थन में खड़े हैं। तो ऐसे भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये हाँ, तो उस हिसाब से हम लोग बराबर हैं। कुछ हम लोग ई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें बात अपनी कर रहे हैं। तो ये हमारा है कि जब तक ये हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा, ऐसा मेरा विचार है। आप इतनी अच्छी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक दिया। तो अभी हमारे साथ दया सागर बौद्ध जी थे और उनकी पूरी टीम थी। उनकी समिति के माध्यम से, वो अपनी समिति के माध्यम से जो अयोध्या साकेत नगरी पर जिस तरह से स्थलीकरण के दौरान जो बौद्ध अवशेष मिले हुए हैं उस पर उन्होंने पिटीशन डाला है कि वहाँ पे बौद्ध संग्रहालय बनाया जाए। क्योंकि जहाँ जहाँ पे इनकी मांग है सरकार से कि जिस तरह से वहाँ पे लगातार खुदाई के दौरान बौद्ध अवशेष मिल रहे हैं, तो वहाँ पे बौद्ध संग्रहालय बनाया जाए जहाँ जहाँ पर भी मिल रहे हैं। तो जैसे सर ने बताया कि नेशनल से लेके इंटरनेशनल तक लोगों ने अपने ज्ञापन दिए हैं। लाखों में ज्ञापन दिया गया है, लोग एक मंच पे उतरे हुए हैं। और सर ने भी बताया जैसे कि इनके समेत और भी संगठन के लोग अपने पे तरीके से धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं और लॉकडाउन का पालन करते हुए वो धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, अपना विरोध जताएंगे कि वहाँ पर बौद्ध संग्रहालय बनाया जाए और उनका जो हक है, उनके जो अधिकार है वो दिए जाएं। देखते रहिए हमारे साथ ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए सम्यक टीवी 24। शालिनी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब